हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय फिक्स्ड प्रीपोजिशन कर रहे हैं और आज फिक्स्ड प्रीपोजिशन का सेशन 6 है। 5 सेशंस हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आप लोग करीब 250 क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे ज़्यादा ही कर चुके होंगे। तो ये आज आखिरी सेशन, और आखिरी सेशन में भी करीब 30 के आसपास क्वेश्चन हैं और फिक्स प्रीपोजिशन इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग वोकैब या फिर ग्रामर के दूसरे टॉपिक्स पर आगे बढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले सेशंस आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझे इसकी उम्मीद है। अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो पीछे देख लें, सब प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट में सारे कन्वेंशनल और फिक्स प्रीपोजिशन सारे के सारे दिए हैं। प्रैक्टिस सेट जो मैंने कल आप लोगों को दिया था वही वाला आज भी है। कल वाले में करीब 70 क्वेश्चन जो मैंने भेजे थे, कल का जो लिंक है उसी में आज के लिए भी क्वेश्चन है। उसमें से 36 क्वेश्चन कल कराए थे, बाकी के 36 क्वेश्चन आज करा देंगे, ठीक है। तो दोनों का पीडीएफ एक ही है, पीडीएफ अलग अलग नहीं है आज वाले में, इसीलिए पीडीएफ का लिंक नहीं डाला है। कल वाले में से देख लीजिएगा, जिन लोगों ने कल वाला ना देखा हो वो लोग उसको देख लें, फिर इसको शुरू करें। हाँ, इसका जो समराइज्ड रूल्स थे वो नहीं दिया हूँ, पहले मैंने नहीं दिया था, इसलिए मैंने पढ़ा लूँ उसके बाद समराइज रूल्स देता हूँ। तो आज आप लोगों को इसके समराइज रूल्स लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। आज नहीं मिलेगा तो शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन हम लोग। और आज के डिस्कशन में देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डिवोटेड, डेडिकेटेड और कमिटेड से रिलेटेड, ठीक है। और किस तरह की थीम पे चल रहे हैं ये कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो डिवोटेड और डेडिकेटेड का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। डिवोटेड, डेडिकेटेड या कमिटेड, इन सब के बाद क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक है। इसके बाद कुछ भी हो, समबडी हो, समथिंग हो, कोई भी हो, तो डिवोटेड, डेडिकेटेड और कमिटेड के बाद हमेशा हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा, इसके सिवा कुछ नहीं लगता। अब क्वेश्चन देखो, द लाइफ ऑफ मदर टेरेसा वाज कमिटेड डैश द सर्विस ऑफ द पुअर पीपल, ठीक, गरीबों की सेवा करने में उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी। तो कमिटेड, कमिटेड के बाद क्या लगाओगे, एकदम से क्या लगा दो, टू लगा दो। अच्छा, मान लो कमिटेड नहीं लगा होता, डिवोटेड या डेडिकेटेड लगा होता, तब भी यही लगता। जैसे लिखा होता लाइफ ऑफ मदर टेरेसा वाज डिवोटेड टू, तो डिवोटेड टू, तब भी डिवोटेड के बाद भी टू लगता, डेडिकेटेड के बाद भी टू ही लगता, ठीक है। तो आपका अब ऑप्शन कौन सा हो गया, इसमें हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो किस चीज़ पर है ये चौंकने पर है। सारे के सारे वर्ड चौंकने के हैं। अब आप इसके साइनोनियम भी इसी तरह ले सकते हो। सरप्राइज्ड मैंने चौंक जाना, एस्टोनिश्ड मैंने चौंक जाना, एस्टाउंड मतलब चौंक जाना, अमेज्ड मैंने चौंक जाना, स्टार्टल्ड मैंने चौंक जाना, टेकन अबैक मैंने चौंक जाना, शॉक्ड क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा चौंक जाना। मतलब शॉक्ड में चौंकने से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्वांटिटी थोड़ी चौंकने की ज़्यादा होती है। तो ये क्या होगा, ये हो गया चौंकना, आश्चर्यचकित। ये जो अभी आपने वर्ड देखे हैं इन सब की मीनिंग क्या होगी, आश्चर्यचकित, ठीक है, आश्चर्यचकित, ये हो गए आश्चर्यचकित के लिए। और इसके बाद जो मैं इसके तुरंत बाद जो आप लोगों को मिलेंगे वर्ड्स वो होंगे आश्चर्यजनक के लिए। अब दोनों में फ़र्क क्या होगा, आश्चर्यचकित और आश्चर्यजनक में। आश्चर्यचकित कोई पर्सन होगा और आश्चर्यजनक कोई थिंग या कोई परफॉर्मेंस वगैरह होती है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट की एडजेक्टिव होती है, ये ऑब्जेक्ट की एडजेक्टिव होती है। आश्चर्यचकित मतलब जो व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ है उसके लिए लगेगा, आश्चर्यजनक मतलब जो चीज़ हमको चौंकाई वो होगी। अब दोनों के लिए अलग अलग प्रपोजिशन भी लगते हैं। आश्चर्यचकित अगर होंगे आप तो टू लगेगा, नहीं सॉरी, तब एट लगेगा, और आश्चर्यजनक होगा तब क्या लगोगे, टू लगेगा, ठीक है। तो अब देखो नीचे देखो, इसके ठीक बाद में हम फिर आपको दिखा देते हैं ये जितने भी वर्ड लगे हैं ये सब किसके हैं, ये सब आश्चर्यचकित के लिए हैं। तो क्या लगा, एट लगा। अब इसी के साथ में ये देख लो, इसी के नीचे ठीक नीचे है, देखो सरप्राइजिंग है, एस्टोनिशिंग है, अमेजिंग है, शॉकिंग है, ये क्या होते हैं, आश्चर्यजनक होते हैं। तो कोई चीज़ जिसके लिए आश्चर्यजनक होगी तो क्या लगाओगे उसके लिए, टू। आश्चर्यजनक है तो टू, और आश्चर्यचकित हुए हो तो एट। ध्यान देना, दोनों का फ़र्क ध्यान रखना। ये है सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, शॉकिंग, वो होगा सरप्राइज्ड, उसमें क्या लगा होगा, ईडी। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड और अमेज्ड और शॉक्ड उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो अमेज्ड, शॉक्ड ये सब हो तो एट लगाओ, अमेजिंग, शॉकिंग हो तो क्या लगाना, टू लगाना। डिफरेंस बहुत कायदे से आप समझ लीजिएगा, जरा सा भी डिफरेंस में चूक गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ,
ये जितने भी वर्ड मैंने बताए हैं ये सब क्या है, एक दूसरे के साइनोनियम है, एकदम पक्के साइनोनियम। ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा है एवरीबॉडी प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम वाज एस्टोनिश्ड। ऑडिटोरियम में जितने भी लोग थे वो सब के सब क्या थे, आश्चर्यचकित थे। एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित थे। एट डैश द परफॉर्मेंस ऑफ हैंडीकैप्ड बॉय, एक हैंडीकैप्ड बॉय की परफॉर्मेंस पे सबके सब लोग चकित थे। तो चकित थे तो क्या लगाओगे, एट लगाओगे। क्या ऑप्शन हुआ आपका, सी वाला हुआ। अब आ जाओ अगला वाला, आश्चर्यजनक के लिए है। तो आश्चर्यजनक के लिए, अभी तो मैंने बोला था आश्चर्यजनक के लिए क्या होगा। देखो ये सरप्राइजिंग है, एस्टोनिशिंग है, अमेजिंग है, शॉकिंग है, इनके साथ क्या लगाना है, टू। द परफॉर्मेंस ऑफ द हैंडीकैप्ड बॉय वाज अमेजिंग डैश अस। अमेजिंग डैश अस, तो अमेजिंग क्या होगा हमारे लिए, टू था। अमेजिंग टू अस हो गया। चलो ये दो हो गए। क्लोज डिफरेंस था, बहुत माइन्यूट डिफरेंस था, ध्यान रखिएगा ऐसी गलती होने ना पाए। आगे आ जाओ, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेटिस्फाइड है, सैटिस्फाइड है, ग्रेटिफाइड है, कंटेंटेड है। इन सब का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होता है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट हो जाते हो तो उसके लिए सब के सब साइनोनियम हैं। सेटिस्फाइड, सैटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड, कंटेंटेड, सब के सब एक दूसरे के साइनोनियम है। तो याद रखिएगा सिनोनियम से भी आपका काम बन जा रहा है यहाँ पे कुछ। और सेटिस्फाइड के बाद क्या लगता है, विद। सेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड के जितने भी सिनोनियम हैं उन सब के साथ क्या लग रहा है, विद लग रहा है। अब क्वेश्चन देखो, द बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड डैश द परफॉर्मेंस ऑफ हिज स्टाफ। अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस से बॉस जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे। सेटिस्फाइड के बाद क्या लगाना है, विद लगाना है। थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चा, देखो गिफ्टेड और ब्लेस्ड। गिफ्टेड का मतलब क्या हुआ, किसी को कोई उपहार मिला, किसी ने कोई गिफ्ट दिया, गॉड ने दिया, पर्सन ने दिया, किसी ने दिया है। ज़्यादातर ये नेचर के लिए यूज किया जाता है, गिफ्टेड और ब्लेस्ड के लिए ये दोनों साइनोनियम हो जाएंगे। तो आपको जिस चीज़ का गिफ्ट मिला है, आप जिस चीज़ को ऊपर वाले ने आपके ऊपर नेमत बख्शी है, जिस चीज़ के लिए नेचर ने आपको स्पेशली चुना है, उसके लिए क्या लगाओगे, विद लगाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, लेट लता मंगेशकर, स्वर्गीय लता मंगेशकर वाज गिफ्टेड डैश मेलोडियस वॉइस। उनकी आवाज़ बहुत मेलोडियस थी, तो ये नेचर ने उनको बख्शा था, नेचर ने उनको एक गिफ्ट दिया था। तो क्या लगाओगे, गिफ्टेड विद या ब्लेस्ड विद। अगर आपको कोई टैलेंट नेचर की ओर से मिला है तो यू आर ब्लेस्ड विद दैट टैलेंट। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज़ पर है, देखो ये लिखा है इक्विप्ड, आर्म्ड, एंडोर्ड। इसका मतलब होता है से सुसज्जित। से सुसज्जित मतलब क्या हुआ, आप जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम में यूज होने वाले तमाम चीज़ों से लैस होकर जाएंगे। से सुसज्जित। सपोज करो आप सैनिक हैं, सैनिक हो तो आप हथियार लेके जाओगे। ठीक, अगर आप मिस्त्री हैं तो क्या लेके जाएंगे, औजार लेके जाएंगे। सपोज करो बिजली का मिस्त्री है तो पेचकस, प्लास, ये सब लेके जाएगा। ठीक है, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो, परीक्षार्थी हो, तो परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्या पेन, पेंसिल, रबड़, कटर ये सब लेके जाओगे, और नॉलेज, टैलेंट, एक्सपीरियंस लेके जाओगे। तो जिस चीज़ से भी आप इक्विप्ड है वो चीज़ आप अपने साथ लेके जाएंगे। अब क्या लगेगा, इक्विप्ड कब लगता है, इक्विप्ड के बाद विद लगता है अगर आप औजार लेके जा रहे हैं। आर्म्ड विद कब लगेगा, अगर आप हथियार लेके जा रहे हैं। सैनिकों के लिए होगा आर्म्ड विद वेपन्स, और मैकेनिक के लिए लगेगा इक्विप्ड विद टूल्स। और एंडोर्ड विद कब लगेगा, एंडोर्ड तब यूज किया जाता है जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सारी चीज़ें हैं। टैलेंट के लिए यूज किया जाता है, टैलेंट और एक्सपीरियंस और नॉलेज और स्किल के लिए क्या लगता है, एंडोर्ड विद लगता है। ठीक है, लगेगा तीनों के साथ में विद ही। अब क्वेश्चन देखो कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन CGL 2022 एंडोर्ड डैश अ लॉट ऑफ नॉलेज। ढेर सारी नॉलेज लेकर के वो एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो एंडोर्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन लगाएंगे आप, विद लगाएंगे, फिक्स है, ये लगा आपका बी वाला ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो 7 में क्या है जी, 7 में है हंगर या एपेटाइट, और ये दोनों एक दूसरे के साइनोनियम होते हैं। हंगर और एपेटाइट दोनों का मतलब क्या होता है, भूख। ठीक है ना, क्या हो गया, भूख। और अगर थर्स्ट लिखा होता है यहाँ पर तब भी वही आता है, हंगर, एपेटाइट, थर्स्ट, तीनों के लिए वही लगेगा। क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक है, तो ही हैज़ डेवलप्ड अ ग्रेट एपेटाइट डैश वेल्थ। धन की भूख, उसने क्या डेवलप कर ली है, धन की भूख। मान लो कोई आदमी पहले बहुत नॉर्मल रहता हो, बाद में उसको पैसे के लिए लालच बहुत आ गई, पैसे की भूख बढ़ जाती है कुछ लोगों को। असल में ये तब होता है ना जब थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो आदमी के पास और पैसों की भूख बढ़ जाती है, तो ये हो जाता है एपेटाइट फॉर। ठीक, क्या लग गया,
उस आदमी ने धन के मतलब उस आदमी के अंदर धन की भूख बढ़ गई। तो एपेटाइट या हंगर या थर्स्ट फार लगेगा। क्लियर हो गया? तो कौन सा ऑप्शन हो आपका? बी हो गया। अब आ जाओ 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे कौन सा प्रीपोजिशन है? देखो भैया, लिखा है हाइड मतलब छुपाना, या कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना। कोई चीज़, किसी चीज़ को आप छुपा ले रहे हो, किसी से कवर कर दे रहे हो। तो अब जब किसी से कोई चीज़ छुपाओगे तो क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। जिससे छुपाओगे उसके लिए फ्रॉम लगेगा। तो हर मदर हैज़ हिडन हर डायरी डैश हर फादर। कोई लड़की है, उसकी माँ ने उसकी डायरी को उसके पापा से छुपाया। कोई बात ऐसी होगी जो पापा के जानने लायक नहीं होगी, तो उसकी माँ ने क्या किया? उसके पापा से उसकी डायरी छुपा दी। तो क्या लगाओगे? तो डायरी छुपाई गई है किसी से, तो क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो गया? ए वाला हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। अब 9, 10, 11, 12 को एक साथ देख लो, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए पास पास में लिखना इसको ज़्यादा ज़रूरी था। अब ठीक है, देखना, एबल और एबिलिटी ये भी क्षमता बताने के लिए लगते हैं। तो एबल एबिलिटी के साथ क्या लगता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कैपेबल कैपेबिलिटी है, ये भी क्षमता बताने के लिए लगता है, लेकिन इसके साथ ऑफ और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। अब ध्यान देना इसको, इन दोनों में क्या लग रहा है? वर्ब लग रही है। जब वर्ब लग रही है तो किसी के साथ टू और फर्स्ट फॉर्म और किसी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन जब वर्ब नहीं लगती है, यही एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए मैं व्यक्त कर रहा हूँ, एबिलिटी कैपेबिलिटी इन सब के साथ जब वर्ब नहीं लगनी है, जैसे कोई चीज़ जैसे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, ऐसे कोई चीज़ आती है, तब क्या लगाना है? आपको इन लगाना है। ठीक है, एबिलिटी कैपेबिलिटी इन सब के साथ इन लगेगा, और अगर वर्ब लगा रहे हो तो बात बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन कैपेसिटी अगर आ गया तो कैपेसिटी के साथ फॉर लगेगा। एक बार फिर चार के चारों अच्छे से समझिए। ठीक, एबल, एबल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एबिलिटी क्या हो गया? नाउन हो गया। कैपेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैपेबिलिटी क्या हो गया? नाउन हो गया। अब एडजेक्टिव और नाउन को छोड़ करके सीधे आ जाते हैं कि ये दोनों के दोनों किस लिए यूज किए जाते हैं? क्षमता बताने के लिए। हालांकि ये चारों क्षमता बताने के लिए लगे हैं। अब फर्क इनमें क्या पड़ रहा है कि इन दोनों के बाद जब हम वर्ब यूज कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? इसमें टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, अवेलेबिलिटी में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, कैपेबिलिटी में ऑफ के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अवेलेबिलिटी के बाद टू और कैपेबिलिटी के बाद क्या लगा? ऑफ लगा। लेकिन यहीं जब कोई दूसरी चीज़, वर्ब नहीं लगा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट लगा रहे हैं, जब कोई सब्जेक्ट लगाओगे तो इन्हीं के बाद क्या लग जाएगा? इन यूज होगा। क्लियर? और कैपेसिटी के साथ क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। अब उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल देख लो कि राजू वाज एबल डैश सॉल्व द पजल विद इन मिनट्स। राजू पजल्स को मिनटों में सॉल्व कर लेता था। तो यहाँ एबल के साथ क्या लगा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या यूज करोगे? टू यूज करोगे, क्योंकि एबल के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब कैपेबल का एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये लिखा एट प्रेजेंट आई एम नॉट कैपेबल डैश पेइंग द अमाउंट इन फुल। तो कैपेबल, ये कैपेबल के बाद क्या लगाना है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो क्या लगाओगे? ये यहाँ पे ऑफ लगेगा। कैपेबल ऑफ लगा। ठीक है, अब आया ये एबिलिटी। अब की बार एबिलिटी के साथ क्या लिखा है? मैथमेटिक्स लिखा है, वर्ब नहीं आई है। तो जब मैथमेटिक्स या एबिलिटी कैपेबिलिटी, जब इसके साथ मैथमेटिक्स या कोई और सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा तब क्या लगाना होता है? हमको इन लगाना होता। अब ये आपका ऑप्शन हुआ। ठीक है, अब कैपेसिटी की बात आएगी। तो देखो कैपेसिटी में क्या आ जाता है? अगला क्वेश्चन आपका आ गया, ये देखो कैपेसिटी। तो ये लिखा है कि ही हैज़ नो कैपेसिटी डैश पेइंग हिज डेब्ट, मतलब अपना कर्ज दे पाने की उसकी इस समय कैपेसिटी नहीं है। तो कैपेसिटी के साथ क्या लगता है? फॉर लगता है। क्लियर हो गई ना ये बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये सब तीन के तीनों 12 में ही थे, अलग अलग डालता तो कई सारे हो जाते, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? 13 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चीज़ है? देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है डर, एफ्रेड या स्कार्ड। ठीक है ना, एफ्रेड या स्कार्ड दोनों का मतलब क्या हुआ? भयभीत, डरा हुआ। तो भयभीत और डरा हुआ के साथ क्या लगाओगे आप? ऑफ लगाओगे। एफ्रेड ऑफ समथिंग या स्कार्ड ऑफ समथिंग या समबडी, तो डरे हुए के लिए ऑफ लगता है। देखो चिल्ड्रेन गॉट स्कार्ड डैश द लायन दैट वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। मान लो बच्चे कहीं जा रहे हैं, सड़क मार्ग से जा रहे हैं, बस में बैठे हैं और
सड़क पर कोई शेर टहलता हुआ दिख जाए तो ऐसे तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब खुलेआम सड़क पे मिल जाएगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो जब डर गए, वो सड़क पर टहलते हुए शेर से बच्चे डर गए, तो इस कार्ड के साथ क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। अगर अफ्रेड लगा होता तो भी ऑफ ही लगता। ठीक है, चलो आगे। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? लिखा है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, ऑनर का मतलब सम्मान, एस्टीम का मतलब सम्मान, रिवरेंस का मतलब सम्मान, रिगार्ड का मतलब सम्मान। सारे के सारे साइनोनियम हैं। आप यहाँ से साइनोनियम उठा लीजिए। ठीक है, दो दो काम बन रहे हैं, यहाँ से आपको ढेर सारे साइनोनियम भी मिल जा रहे हैं। रेस्पेक्ट, ऑनर, एस्टीम, रिवरेंस, रिगार्ड सब सम्मान के लिए हैं। हम जिसका भी सम्मान करते हैं उसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? फॉर यूज करेंगे। एवरी इंडियन हैज़ बाउंडलेस रेस्पेक्ट डैश डॉक्टर कलाम, तो क्या करोगे? फॉर। बाउंडलेस का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, अपरिमित, असीमित, क्या लगा? फॉर यूज किया। अगला हो जाए, अगला अब ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 क्या कह रहा है जी? देखो क्वेश्चन नंबर 15 है रॉब। रॉब का मतलब क्या होता है? लूट लेना। चीट का मतलब ठग लेना। डिप्राइव का मतलब छीन लेना। बिरीव का मतलब छीन लगा, आपको आपके हक से वंचित कर दिया जा रहा है, आपसे कोई चीज़ ले ली किसी ने। ठीक है, तो रॉब, चीट, डिप्राइव, बिरीव्ड ये सब हो गया। तो जब ये किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं तो जिससे लिए हैं वो पर्सन पहले आएगा, फिर ऑफ लगेगा, और फिर जो चीज़ ले लिए हैं वो बाद में लगेगा। ठीक है ना? बिलीव समबडी ऑफ समथिंग, किसी से कोई चीज़ ले लेना, उसका हक ले लेना, या उसकी संपत्ति, प्रॉपर्टी जो भी आप ले रहे हैं, उसे छीन ले रहे हो, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हम कहें कि 3 people रॉब्ड मी ऑफ माई सैलरी, 3 लोगों ने मेरी सैलरी लूट ली, तो रॉब्ड मी ऑफ लगेगा, रॉब्ड मी ऑफ माई सैलरी। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, इन एंशिएंट इंडिया अ क्लास ऑफ सोसाइटी वाज डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब क्या होगा? वंचित। ठीक, वंचित रह जा रहा था। तो कोई लूट लेगा, कोई ले लेगा उसका, तभी तो वो वंचित रहेगा, तो वंचित हो जाता है। डैश इट्स फंडामेंटल राइट्स। प्राचीन भारत में एक वर्ग था, एक समाज का ही एक वर्ग था जो अपने फंडामेंटल राइट्स मतलब अपने मूल अधिकारों से ही वंचित कर दिया गया था। तो क्या होगा? डिप्राइव्ड ऑफ, क्या लगेगा? डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव्ड हो, बेरीव्ड हो, रॉब्ड हो, क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं? गेज का मतलब घूर के देखना, स्टेयर का मतलब घूर के देखना, एक टक देखना। तो गेज और स्टेयर एक दूसरे के साइनोनियम है, ये एक टक देखना होगा। फ्राउन और स्काउल का मतलब गुस्से में घूर कर देखना, ये दोनों एक दूसरे के साइनोनियम हो गए। तो फाउल स्क्राउल साइनोनियम हो गया, गेज और स्टेयर साइनोनियम हो गया। तो जब आप किसी को घूर कर देखेंगे या गुस्से में देखेंगे या एकटक देखेंगे तो क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे? एट लगाएंगे। चाहे किसी पर्सन को देख रहे हैं, चाहे किसी थिंग को देख रहे हैं, गेज, स्टेयर, स्काउल और फ्राउन के पहले क्या लगेगा? सॉरी, इसके बाद क्या लगेगा? एट लगेगा। तो लिखा है कि शी वाज गेजिंग डैश हर हस्बैंड इन एंगर। ओए होए, गुस्से में कोई बात होगी, कुछ हो गया होगा खटपट, तो वो अपने हस्बैंड को बड़े गुस्से में घूर कर देख रही थी। तो गेजिंग के साथ क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ये रहा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, हमारे कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सारा एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ पर ही बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो जब जहाँ सुटेबल होता है वहाँ बना दिया जाता है। अब आ गया जो एंग्जियस। एंग्जियस का मतलब होता है ना, किसी चीज़, किसी बात के लिए फिक्रमंद, चिंतित हो जाता है। मतलब जब हमें किसी की क्या होती है? बड़ी फिक्र होती है, चिंता होती है, तो उसके लिए एंग्जियस लगता है, उसी के लिए कंसर्न लगता है, उसी के लिए वरीड लगता है। तो तीनों एक दूसरे के साइनोनिम हो गए। ठीक, एक साइनोनिम का काम तो हो गया कि अगर आपको एंग्जियस का साइनोनिम पूछा जाए तो कंसर्न लगा दो या वरीड लगा दो, और इनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? आपको जिस बात की भी फिक्र चिंता हो रही है उसके लिए क्या लगा दो? अबाउट लगा दो। तो यहाँ क्या लगा? अबाउट। देखो, सिंस माई एक्सीडेंट लास्ट मंथ, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी। तो माई चिल्ड्रेन हैव बिकम वेरी मच एंग्जियस डैश माई हेल्थ, तो बच्चे हमारे हेल्थ के लिए बड़े क्या हो गए हैं? उनको बहुत फिक्र हो गई है। तो क्या लगाना होगा आपको? अबाउट लगाना होगा अगर ऐसा होता है तो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित होता है। रिलेटेड, रिलीवेंट और पर्टिनेंट एक दूसरे के क्लोज साइनोनियम है। ठीक, कोई फर्क नहीं है दोनों में, रिलेटेड भी, रिलीवेंट भी और पर्टिनेंट भी।
तो एक सिनोनियम के लिए आपका काम बन जा रहा है, ठीक है। ये सिनोनियम हो गया, इनके साथ वर्ब क्या लगाओगे आप, टू लगाओगे, ठीक। क्या लगेगा, प्रीपोजिशन, सॉरी मैंने वर्ब बोल दिया था, प्रीपोजिशन क्या लगेगा, टू लगेगा। हिज स्पीच वॉज नॉट रिलीवेंट एज द गिवन टॉपिक। कोई टॉपिक दिया गया था और कोई आदमी भाषण दे रहा था, तो जो आदमी भाषण दे रहा था उसकी स्पीच जो है वो जो टॉपिक दिया गया था उससे रिलेवेंट नहीं थी, उससे प्रासंगिक नहीं थी। तो रिलेवेंट के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है जी, 19 कह रहे हैं आंसर रिप्लाई सोल्यूशन। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो और डाला था आप लोगों को जिसमें कंडीशनल प्रीपोजिशन यूज किया था, ठीक है। जिन लोगों को और डिटेल में जानना हो इस टॉपिक को वो वहाँ चले जाइएगा, प्ले स्टोर में देख लीजिएगा, कंडीशनल प्रीपोजिशन यूज किया था मैंने। कंडीशनल प्रीपोजिशन में होता है कि कुछ वर्ब्स के साथ एक कंडीशन में लगता है, कभी नहीं लगता है। जैसे यहीं पे लिखा हुआ है आंसर लिखा है, ठीक है, आंसर लिखा है, आंसर अगर वर्ब है तब तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, और यही आंसर अगर नाउन है तो इसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे लिखा हो कि ही डिड नॉट आंसर, ही डिड नॉट आंसर, और उसके बाद लिखा माई क्वेश्चन, ही डिड नॉट आंसर डैश माई क्वेश्चन, उसने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो ये आंसर क्या, ये डिड नॉट के साथ वर्ब लगी है, तो यहाँ पे हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। ही डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, ये ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, नो प्रीपोजिशन, ठीक। और अगर कहीं लिखा हो कि दिस इज नो प्रॉपर आंसर, दिस इज नो प्रॉपर आंसर, ये प्रॉपर आंसर नहीं है, नो प्रॉपर आंसर डैश माई क्वेश्चन, ये मेरे क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं है। तो ये वाला जो आंसर है वो क्या है, नाउन है, नाउन है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड मैंने बताए थे कि जब वो वर्ब होते हैं तो उनके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता, और जब वो नाउन होते हैं तो उनके बाद प्रीपोजिशन लगता है। किसी में एक वर्ड था एक्सेस था, और एक वर्ड था आंसर है, और एक वर्ड था अटैक था, इसी में एम्फेसाइज था, एम्फेसिस था, ऐसे ही ढेर सारे वर्ड मैंने बताए थे आप लोगों को। कंडीशनल प्रीपोजिशन आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और डिटेल में जानना चाहते हो तो ज़रूरी है, वैसे देख लो तो अच्छा ही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो फंस जाएगा मामला। देख लो इसका, इस पर मैंने पूरा अच्छा सा वीडियो बना के डाल रखा है, आप देख लीजिएगा। तो ये वाला जो प्रीपोजिशन की बात मैं कर रहा हूँ आंसर और रिप्लाई के साथ, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, नाउन होने चाहिए, वर्ब के फॉर्म में नहीं। तो आंसर हो, रिप्लाई हो या सोल्यूशन हो, इनके बाद ऑफ ना लगाना, कभी टू लगाना, हालांकि ऑफ सुनने में अच्छा लगेगा। आ जाओ, नन ऑफ द कोर्टियर्स वाज इंटेलिजेंट एनफ, कोई भी दरबारी, कोई भी कोर्टियर इतना बुद्धिमान नहीं था कि टू सजेस्ट प्रॉपर सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन क्या है, नाउन, प्रॉपर सोल्यूशन डैश द प्रॉब्लम। आपको लग रहा है कि ऑफ लगा दें, प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, या आपका मन कर रहा है प्रॉपर सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम लगा दें, लेकिन ये ऑफ और फॉर नहीं लगेगा बच्चा, यहाँ क्या लगेगा, टू लगेगा। अब आपको लग गया होगा सदमा, 440 वोल्ट का झटका, करवट हो गए होगे यहीं पे, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स है कि सॉल्यूशन आंसर और रिप्लाई के बाद टू ही लगता है, ऑफ वगैरह फॉर वगैरह नहीं लगता, और इसी वजह से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। किसके साथ क्या फिक्स है ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब 7 लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, देखने ना, ये सिनोनियम नहीं है सारे के सारे, कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। जो सिनोनियम है उनको बोल देता हूँ, ये सिनोनियम नहीं है। जूनियर का अपोजिट हो जाएगा सीनियर, इन्फीरियर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सुपीरियर, प्रियर का अपोजिट हो जाएगा एंटीरियर, और प्रियर का सिनोनियम एंटीरियर हो जाएगा, पोस्टीरियर अपोजिट हो जाएगा। इन सब के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या लगेगा, टू लगेगा। द रिपोर्टर रीड द क्राइम सीन प्रियर टू द पुलिस, तो क्या लगा आपका, टू लगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लो इसी तरह का दिया हुआ है कि प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ टू लगता है हमेशा, क्या लगेगा, टू लगेगा। इन मेनी वेज विलेज लाइफ इज प्रेफरेबल डैश सिटी लाइफ, तो यहाँ क्या लगेगा, टू लग गया, ये फिर लगा लो टू, ठीक है। और आगे बढ़ो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ, डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय, अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है, प्रिय, लविंग का मतलब क्या होता है, प्रिय, ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ क्या हुआ, मीनिंग इसकी प्रिय हो गया। तो प्रिय के साथ वर्ब क्या लगाओगे आप, वर्ब नहीं सॉरी प्रीपोजिशन, बार बार वर्ब निकल जा रहा है मुझसे।
क्या लगाओगे, टू लगाओगे, ठीक है। तो डियर, अफेक्शनेट और लविंग के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो टू लगेगा, और तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, साइनोनियम हो गए। तो यहाँ लगा योर सन इज़ वेरी डियर टू माई वाइफ, डियर के बाद क्या लगा, टू लगा, और आपका ऑप्शन क्या हुआ, डी हुआ। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा, 23 में देखो, बिलीव, किसी पे भरोसा करना, ठीक है ना, किसी पे भरोसा करना। तो भरोसा करने के लिए क्या लगता है, हम बिलीव लगाते हैं, रिलाई लगाते हैं और ट्रस्ट लगाते हैं किसी पर भरोसा करने के लिए, ठीक है। तो दो प्रीपोजिशन आएंगे, किसी पर्सन पर आप भरोसा कर रहे हो तो ऑन कर रहे हैं, जैसे मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा तो आई बिलीव ऑन यू, आई रिलाई ऑन यू, आई ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है। और अगर कि तुम्हारी एबिलिटी में भरोसा करते हैं तो आई बिलीव इन योर एबिलिटी, आई बिलीव इन योर टैलेंट, आई बिलीव इन योर स्किल, तो ये हो जाएगा आई बिलीव इन योर नॉलेज, ऐसे लगाएंगे। और अगर भगवान में भरोसा है तो भी क्या लगाओगे, इन लगाओगे। तो इन दो के लिए लगेगा, इन किसी चीज़ में भरोसा करने के लिए इन गॉड होगा, और इन समथिंग किसी चीज़ में भरोसा करने के लिए ऑन क्या लगेगा, ऑन अ पर्सन होगा, किसी व्यक्ति में भरोसा कर रहे हो। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं कि वी बिलीव डैश योर एबिलिटी, ये लगा ना एबिलिटी, वी बिलीव डैश योर एबिलिटी, तो पहले क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे। टू सेव अस बट वी डोंट बिलीव डैश यू, मुझे तुम्हारी योग्यता में तो भरोसा है, जैसे ये यकीन है, ये भरोसा है कि तुम बचाना चाहो तो बचा सकते हो, पर तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम बचाओगे कि नहीं बचाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, आई डोंट बिलीव ऑन यू, तो पहले क्या लगाओगे, इन, और दूसरे में ऑन लगाओगे। तो ये रहा आपका ऑप्शन इन और ऑन का, ठीक है। उस आदमी में योग्यता है, क्षमता है, मतलब बचा सकता है, इस बात का तो यकीन है कि अगर बचाना चाहे तो बचा लेगा, उसमें क्षमता है, उसकी क्षमता में भरोसा है, पर उस आदमी पे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आ गया। अब एक क्वेश्चन और बिलीव का दिया हुआ है, इसको भी देख ही लो। अ रिलीजियस पर्सन ऑलवेज बिलीव्स डैश गॉड, एक धार्मिक आदमी, रिलीजियस पर्सन हमेशा ईश्वर में विश्वास करता है, तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे। याद रखना, गॉड के लिए ऑन मत लगाना, पर्सन के लिए ऑन लगता है, गॉड के लिए ऑन नहीं लगता है, गॉड के लिए क्या लगेगा, इन लगेगा, ठीक है। अब आगे आओ, लिखा है क्वेश्चन प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ उपलब्ध कराना, तो प्रोवाइड करना और सप्लाई करना एक ही बात हो जाती है, दोनों साइनोनियम हो गए हैं। प्रेजेंट है, फर्निश है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब होता है किसी में, किसी बात को लेकर के हम उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ठीक। और ये फर्निश का मतलब भी अवेलेबल कराना, उपलब्ध कराना होता है कोई चीज़। तो 24 में देखो, अगर किसी पर्सन को कोई चीज़ उपलब्ध करा रहे हो तो विद लगेगा, और कोई चीज़ किसी पर्सन को उपलब्ध करा रहे हो तो टू। मतलब क्या हुआ, तुम कहोगे दोनों बातें तो एक ही हैं, हाँ एक ही है, लेकिन इस बात को ऐसे समझो, अगर हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, कोई चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं, कोई सुविधा, तो प्रोवाइड की बात देखो, प्रोवाइड के बाद पर्सन पहले लिखा हो और थिंग बाद में लिखा हो, सिचुएशन देखना, पर्सन पहले लिखा है, थिंग बाद में, या फिर इसी प्रोवाइड के बाद थिंग पहले लिखा हो, थिंग का नाम पहले लिखा हो, पर्सन का बाद में लिखा हो। तो अगर थिंग पहले आ जाए, पर्सन बाद में आ जाए तो टू लगाना, अगर पर्सन पहले आ जाए, थिंग बाद में आ जाए तो क्या लगाना, विद लगाना, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, वी प्रोवाइडेड आर स्टूडेंट्स में पर्सन पहले आ गया, एवरी फैसिलिटी ये थिंग हो गई, तो पर्सन पहले है, थिंग बाद में है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, ठीक है। वी प्रोवाइड आर स्टूडेंट्स विद एवरी फैसिलिटी दे रिक्वायर, ठीक है ना, दे रिक्वायर, डी मत लगाओ, दे रिक्वायर्ड, ये हो गया, नहीं ठीक है, रिक्वायर्ड ठीक है, ये प्रोवाइडेड लिखा हुआ है ना, तो ठीक है, एडी भी ठीक है, तो यहाँ क्या लगा, विद लगा, ठीक है। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन सेम चीज़ पे बना हुआ है, इसको देखो, यहाँ क्या दिया है कि वी प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी, एवरी पॉसिबल फैसिलिटी आर स्टूडेंट्स, ये है पर्सन, और ये लिखा एवरी पॉसिबल फैसिलिटी थिंग है। अगर थिंग का नाम पहले आ गया, पर्सन का नाम बाद आ गया, तब क्या लगाते हैं हम लोग, तब टू लगाते हैं, ठीक है, समझ गए। प्रोवाइडेड के साथ, सप्लाई के साथ, प्रेजेंट के साथ, फर्निश के साथ, सबके साथ यही रूल लागू होता है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 25 पे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, तो देखो यहाँ 5 में लिखा है स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है हमें किसी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। स्ट्राइव का मतलब भी वही होता है, संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना। फाइट का मतलब भी वही होता है, ठीक है। जब हम किसी से किसी चीज़ के लिए, किसी बात के खिलाफ संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रगल, स्ट्राइव या फाइट यूज करते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन बदलेगा, इन सब के साथ हम विद तब लगाते हैं, तीनों के साथ हम विद तब लगाते हैं जिससे लड़ रहे होते हैं, ठीक, जिससे लड़ रहे होते हैं उसके लिए विद लगाते हैं। और फॉर का मतलब होता है
जिस बात के लिए लड़ रहे होते हैं, जैसे जस्टिस न्याय के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, राइट अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, तो तब क्या लगाओगे? फॉर। और जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे अनजस्टिस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ रहे हो तो अगेंस्ट लगाओगे। जिस बात के लिए लड़ोगे वो फॉर, जो पाने के लिए लड़ोगे वो फॉर, और जिसके खिलाफ लड़ोगे अगेंस्ट, और जिससे लड़ोगे उसके लिए विद। अब आ जाओ अपना क्वेश्चन करो। आवर सोशल रिफॉर्मर्स फॉट, हमारे समाज सुधारकों ने लड़ाई लड़ी। किससे? द पीपल ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास। किससे? प्रिविलेज्ड क्लास का मतलब सुविधा संपन्न, ठीक है, साधन संपन्न वर्ग के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो इनसे लड़ाई लड़ी, तो जिससे लड़े हो वो क्या लगेगा? विद लगेगा। और द सोशल एविल्स, सोशल एविल्स का मतलब क्या हुआ? सामाजिक बुराइयां। जो सामाजिक बुराइयां पाने के लिए तो लड़े नहीं थे, इनको दूर करने के लिए लड़े थे, तो यहाँ क्या लगाओगे? अगेंस्ट, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़े थे, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय ने लोगों से लड़ाई लड़ी सती प्रथा को दूर करने के लिए, तो हम कहेंगे राजा राम मोहन राय फॉट विद पीपल ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट सती प्रथा। तो ऐसे यूज करोगे, जिस बुराई के खिलाफ वहाँ अगेंस्ट, जिनसे लड़े उनसे विद, और जिस चीज़ के लिए लड़े उसके लिए फॉर। अब यहाँ जाओ, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज फाइटिंग डैश द ब्रिटिश। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जिससे लड़ रहे थे उसके लिए क्या लगाओगे? विद। डैश द फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो फ्रीडम ऑफ इंडिया के अगेंस्ट तो लड़ नहीं रहे थे, इसको पाने के लिए लड़ रहे, तो क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे। तो विद और फॉर का कम्बिनेशन ये क्या? विद फॉर ये हो गया, बाकी सब गलत हो गया है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में ग्रेटफुल, एहसानमंद के लिए लगेगा, ठीक है। ये सब किसके लिए लगा है? एहसानमंद, रेडी। ग्रेटफुल का मतलब जिसका हमारे ऊपर एहसान होता है, थैंकफुल का मतलब वही होता है एहसानमंद, ऑब्लाइज्ड भी वही होता है, इंडेप्टेड भी होता है, ओ भी वही होता है। रेडी, हम किसी के रेडी हैं, ठीक है, किसी के एहसानमंद हैं, तो इस सेंस में क्या यूज करते हो? आप टू लगाते हो, जिसके एहसानमंद होगे उसके लिए टू, और जिस बात के लिए एहसानमंद होगे उसके लिए फॉर, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा कि यू मस्ट बी ग्रेटफुल, तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए योर फ्रेंड्स, किसका? अपने दोस्तों का। तो जिसका एहसानमंद आपको होना है उसके लिए टू लगाओगे। डैश देयर टाइमली हेल्प, उनकी समय पर मदद के लिए, तो ये कारण हो गया, किस बात के लिए आप उनका एहसानमंद होंगे? उनकी मदद के लिए, तो फॉर हो गया। तो जिसके एहसानमंद है उसके लिए टू, और जिस बात के एहसानमंद है उसके लिए फॉर, तो टू फॉर का कम्बिनेशन क्या हुआ? ये हो गया, टू फॉर हो गया, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन लग गया। अगला वाला क्वेश्चन आ जाओ 27 पे। 27 में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जरा देखो इसको कायदे से। देखो यहाँ लिखा एंग्री, बहुत सारे सारे ने एंग्री है, एंग्री मतलब नाराज है, एनॉयड मतलब भी नाराज होता है, ऑफेंडेड मने भी नाराज, गुस्सा, और इंडिग्नेंट मने भी नाराज होता है, ठीक है। तो ये सब वर्ड क्या है? नाराजगी और गुस्से के लिए। एनरेज मने भी होता है गुस्से में लाल पीला, इन्फ्यूरिएटेड भी गुस्से में लाल पीला, वेक्स्ड मने परेशान होता है, डिस्प्लेज मने दुखी होता है, ठीक है। तो ये इतने नाराज और दुखी के लिए हो गए। अब आ जाओ डिसअपॉइंटेड मतलब उदास निराश, डिस्पेयर्ड मने उदास निराश, और रिजेक्टेड मने उदास निराश। ये सब क्या हो गए? ये सब दुखी और हताश के लिए लग गए। और ये सब किसके लिए लगे हैं? ऊपर वाले दोनों लाइन किसके हैं? नाराज के लिए लगे हैं। हैप्पी मैंने खुश हो गया, ग्लैड मैंने खुश हो गया, प्लीज मैंने खुश हो गया, और डिलाइटेड मैंने खुश हो गया। तो ये किसके लिए लगा है? खुश के लिए। मतलब अगर आप खुश हैं या दुखी हैं या नाराज हैं, जितना भी इस तरह का वर्ड मिलता है, खुशी, दुख, नाराजगी, क्रोध, गुस्सा, इस तरह के जितने भी वर्ड मिलेंगे सबके साथ एक सिंपल सा फंडा है, एट लगाओगे किसी बात के लिए और विद लगाओगे किसी व्यक्ति के लिए। किसी बात पर नाराज हो तो क्या लगाओ? एट लगाओ। किसी व्यक्ति से अगर नाराज हो, गुस्सा हो तो क्या लगाओ? विद लगाओ। अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए हम लोग। अब एक एग्जाम्पल यही देख लो कि वाई वाज योर बॉस एंग्री डैश यू, तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज क्यों था? तो ये यू पर्सन है ना, तो यू पर्सन है तो क्या लगाओगे? एंग्री विद यू हो गया, ठीक है। अब और देखो, एंग्री विद हो गया। अब यहाँ आ गया एक क्वेश्चन अनवायड का। अनवायड एंग्री मैंने कहा था कि सब एक ही चीज़ होती है, चाहे जो पहले कर लो चाहे जो बाद में कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन अनवायड का, ठीक।
ऑल द गेस्ट गॉट एनवाइड, सारे गेस्ट क्या हो गए, अनवाइड, नाराज हो गए। डैश इज एरोगेंट बिहेवियर, उसके एरोगेंट बिहेवियर पर, ठीक है। तो ये एरोगेंट बिहेवियर क्या हो गया, ये समथिंग हो गया, पर्सन नहीं है, उसका बिहेवियर है। तो किसी के बिहेवियर पे नाराज होगे तो क्या लगाओगे, एट। किसी व्यक्ति से नाराज होगे तो क्या लगाओगे, विद। ये ठीक, नाराज में व्यक्ति है तो विद और बिहेवियर है तो एट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कंपीट या कंपटीशन। कंपटीशन क्या हो गया, नाउन हो गया। कंपीट क्या होता है, वर्ब, और वाई मतलब भी वही होता है, कंपटीशन करना। ये दोनों एक दूसरे के साइनोनियम है, वाई वर्ब होता है, ठीक है। तो जिससे आप कंपटीशन करोगे उसके लिए विद लगाओगे, जिस बात के लिए कंपटीशन करोगे उसके लिए फॉर लगाओगे। अब एग्जांपल देखो, आई कंपीटेड विद माय बेस्ट फ्रेंड। मान लो कोई मेडल, कहीं कोई प्राइज़ के लिए कुछ कंपटीशन चल रहा था, मेरा दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मेरे अगेंस्ट था, मेरे बेस्ट फ्रेंड से ही मुझे कंपटीशन करना था। तो आई कंपीटेड विद माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, अपने अच्छे दोस्त से ही कंपटीशन करना पड़ा, तो विद। और आगे लिखा है डैश द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। अब एक ही पोस्ट रही होगी तो क्या लगाओगे यहाँ पे, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। तो विद और फॉर लगा। कहाँ दिया है, विद और फॉर, ये दिया आपका विद और फॉर का ऑप्शन, ये होगा आपका डी वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 में। देखो 29 क्या कह रहा है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें ली गई हैं, जिम्मेदारी वाली बात है। देखो इसमें साइनोनियम आपको मिलेंगे। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, और अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ भी होता है उत्तरदायी, अकाउंटेबल जिम्मेदार होता है। आंसरेबल का मतलब ये भी होता है उत्तरदायी, उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार हो गया। रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, ये सब क्या हो गए, उत्तरदायी जिम्मेदार। लायबल का मतलब भी वही होता है, उत्तरदायी या जिम्मेदार किसी चीज़ के लिए। तो अगर आप किसी पर्सन के प्रति जिम्मेदार हैं, किसी पर्सन के प्रति उत्तरदायी हैं, तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक, जैसे हम कहें कि हम अपने माँ बाप के प्रति उत्तरदायी हैं, तो वी आर लायबल टू आवर पेरेंट्स, वी आर आंसरेबल टू आवर पेरेंट्स, वी आर अकाउंटेबल टू आवर पेरेंट्स, ठीक है। और जिस बात के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर। जैसे हम कहें कि इस हार के लिए तुम जिम्मेदार, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट, ठीक। अब ये जितने वर्ड हैं लगते तो दोनों सेंस में सब हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल अक्सर क्या होता है, किसी चीज़ की जिम्मेदारी के लिए लगता है। अकाउंटेबल और आंसरेबल जो है वो किसी पर्सन के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, और लायबल दोनों में यूज कर लिया जाता है। अब आ जाओ, इन इंडिया द कैबिनेट इज अकाउंटेबल डैश द पार्लियामेंट। भारत में जो कैबिनेट है वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है। तो अकाउंटेबल हो या आंसरेबल हो, कैबिनेट को पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। तो क्या लगाओगे, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कोई घाटा या फ़ायदा तो है नहीं, पार्लियामेंट वो बॉडी है जिसके सामने आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो क्या लगाओगे, अकाउंटेबल टू, जिसके सामने आपको जवाब देना पड़ता है, तो क्या हो गया, अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, ठीक है। अब अगर जिस बात के लिए आप अकाउंटेबल होंगे उसके लिए क्या लगाएंगे, अब ये देखो, ओनली कैप्टन इज नॉट अकाउंटेबल डैश द डिफीट इन द फाइनल मैच। फाइनल मैच में हार के लिए केवल कैप्टन ही नहीं जिम्मेदार है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हार लिखा है ना यहाँ, हार के लिए क्या यूज करोगे आप, फॉर। अरे ये गले वाला हार नहीं है भैया ये युद्ध के मैदान वाला हार है, ठीक। तो डिफीट के लिए क्या यूज करोगे, यहाँ फॉर यूज करोगे, ठीक है। तो ये था आपका सेशन फिक्स प्रीपोजिशन का। हमने कितने सेशन कर डाले अब तक, तो फिक्स प्रीपोजिशन के हम लोग 6 सेशन किए हैं। मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा जाएगा, लेकिन मैंने इसको कोशिश की, हो गया। 6 सेशंस में आपका फिक्स प्रीपोजिशन मैंने ख़त्म कर दिया है। इसके पहले आपको कन्वेंशनल प्रीपोजिशन हमने दे दिए थे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का काम अब जाके मेरा वाइंड अप होता है। आई थिंक कि 23-24 वीडियोस करीब प्रीपोजिशन पर हो चुके होंगे, और इससे ना कुछ ज़्यादा है, मतलब ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, जितना मैंने पढ़ा दिया है। उम्मीद है इतने में ही आप पूरा का पूरा पा जाएंगे, ठीक है। तो ये सेशन पूरा प्रीपोजिशन का आप लोगों को कैसा लगा, आपके पास है, जब मर्जी हो तब पढ़ लीजिएगा, एक बार अभी पढ़ लीजिए, जब ज़रूरत हो तब दोहराया करिए, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। और किसी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे एक बच्चे ने अभी कहा था कि सर साइनोनियम एंटोनियम डाल दीजिए, तो मैं साइनोनियम एंटोनियम पे इस समय काम कर रहा हूँ लगातार, कल से आज से लगातार साइनोनियम एंटोनियम पे काम कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और जल्दी ही बस इसके बाद शायद आप लोगों को साइनोनियम एंटोनियम पर जल्दी ही मिलने वाला है सेशन, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और साइनोनियम एंटोनियम के साथ और ग्रामर की किसी चीज़ के साथ। अगर आप लोगों की कुछ स्पेशल डिमांड हो तो बता दीजिए, उस पर मैं आप लोगों को वीडियो
बना दूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।